किसने दी इजाज़त आपके बगल वाले व्हाट्सएप अंकल को कि वो अपने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, वामपंथी इतिहासकार गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भारतीय गरीबी करप्ट लीडर्स की बदौलत नहीं, मुगलों की लूट की वजह से है वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, और हर मस्जिद में मंदिर दिखता है यारा मैं क्या करूं वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स 165 मिनट तक बड़े पर्दे पे सुनाते रहे। यही तो है भयंकर बोरिंग मूवी द ताज स्टोरी। मूवी अपेरेंटली बनी है शाहजहां के ताजमहल को शिव का मंदिर प्रूव करने के लिए, लेकिन बस यही एक चीज़ है जो मूवी नहीं कर पाती, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस थोड़ी ना मिलता है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में। खैर, ये वाहियात बकैती फेस्ट बना तो बना, मुझे भी इसे देखने के लिए कह दिया गया और मैं चली भी गई और मैंने इसका लंबा चौड़ा रिव्यू भी लिखा है अंग्रेजी में। पर फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो ये टॉर्चरस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स ही पढ़ ली थी, एटलीस्ट 165 मिनट तो ज़ाया नहीं होते मेरी लाइफ के। बट अंग्रेजी में रिव्यू लिखने के बाद भी भड़ास नहीं निकली पूरी मेरी। जब तक हिंदी में अच्छे से इस मूवी की वाट न लगाऊं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल होने का क्या फ़ायदा है। तो चलें फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा, पेशे से इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो मूवी द ताज स्टोरी में एक्टर परेश रावल विष्णु दास का रोल निभा रहे हैं, जो पेशे से एक गाइड है और ऑब्वियसली ताजमहल में काम करता है, और वो गाइड एसोसिएशन के इलेक्शंस के लिए लड़ रहा है। और इस इलेक्शन में गेस कीजिए कौन है उनका विरोधी। लंबी दाढ़ी लिए, काजल लगाए, कुर्ता शलवार पहने, बॉलीवुड का क्विंटेसेंशियल ईवल मुसलमान, जो विष्णु दास को हर दफा हाई फैल्यूटिंग उर्दू वर्ड्स में धमका ही रहा होता है। ख्याल रखिए वरना, हिदायत दे रहे हैं वरना, वादा खिलाफी ना कीजिए वरना। और यही ईवल मुस्लिम गाइड विष्णु दास का एक वीडियो वायरल कर देता है, जहां दास एकदम पी के टुन है और हर व्हाट्सएप अंकल की तरह चिल्ला रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनवाया, और दास एक दिन इस सच्चाई से पर्दाफाश जरूर करेंगे। और यही पी के टुन वाली सच्चाई की खोज उन्हें अदालत तक ले आती है, जहां दास के खिलाफ स्टेट के लॉयर भी एक मुस्लिम है, अनवर राशिद। नो मार्क्स फॉर गेसिंग, ये एक करप्ट लॉयर हैं और गाइड एसोसिएशन के दाढ़ी वाले ईवल मुस्लिम के साथ मिलकर कनिंग स्कीमें बनाते हैं, कबाब फ्राई करते हुए। ऑफ कोर्स मुस्लिम है तो कबाब भी खाएंगे ना। इनफैक्ट हर बार कोर्ट में जब दास दलील पेश करते हैं तो पीछे से संस्कारी म्यूजिक बजता है सितार की धुन पे, लेकिन हर बार जब कबाब खाए हुए अनवर राशिद दलील पेश करते हैं तो पीछे से हबीबी टाइप्स मिडिल ईस्टर्न म्यूजिक बजता है। और अगर आपको लग रहा है कि जितने भी पॉसिबल बॉलीवुड या कम्युनल स्टीरियोटाइप्स हैं मुस्लिम के लिए वो डल चुके हैं मूवी में, तो आप गलत हैं। देयर इज मोर। टोपी पहने मुस्लिम्स दास की बहू और बेटी को डराते धमकाते हैं, उसके बेटे को पीट देते हैं, जोर से कहते हैं ताज पे हमारी जमात का हक है, काफिरों का नहीं। इमेजिन ऐसे दकियानूसी वेज में मुस्लिम को दिखाना, वो भी ऐसे कम्युनल माहौल में। क्लियरली मजहबी बैर फैलाना मूवी का फर्स्ट एजेंडा है, एंड दैट्स वेरी वेरी डेंजरस। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें इस मूवी की बकवास स्टोरी पता लग सकेगी। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रेन लिंक पर क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज़ में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। और अगर सारे मुस्लिम्स दास के खिलाफ हैं तो सारे हिंदू दास के सपोर्ट में हैं, खास करके हिंदू राष्ट्र पार्टी के वर्कर्स जो कि दास की मदद करती है। उत्तराखंड पुलिस को कंट्रोल करती है अपने ही विटनेसेस को किडनैप करवाने में, 15 से 20 बार संस्कृति और सभ्यता बोलती है, दास के बेटे की टूटी टांग को रिपेयर करवाती है, और वाले म्यूजिक के बैकग्राउंड पे दास से कहती है कि उसकी लड़ाई महाभारत के युद्ध जैसी ही है।
भाई क्यों महाभारत जैसी बढ़िया कहानी को लंपट कहानी से कंपेयर कर रहे हो? बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं महाभारत कब और क्यों और कैसे लिखी गई, तो मैंने उस पर एक पूरा वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा। तो ये आरएसएस हिंदू राष्ट्र पार्टी दास की बकवास में पूरा साथ देती है उनका। फिर आता है मूवी का नेक्स्ट एजेंडा, मनगढ़ंत कहानियों को इतिहास बना के पेश करना। दास जो अदालत में खुद का ही केस लड़ रहे हैं क्योंकि उनके वकील को खतरनाक मुसलमानों ने डरा के भगा दिया, वो एक भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं देते कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि ताजमहल पहले एक हिंदू महल था जिसे बाद में मकबरा बना दिया गया। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो इस बात को मानते हैं, लेकिन वो ऐसे किसी भी इतिहासकार का नाम नहीं देते। ये ताजमहल एक हिंदू महल था वाली थ्योरी सबसे पहले पीएन ओक ने दी थी। इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पर काफ़ी डिटेल्ड एक पीस भी लिखा था द वायर में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगी, आप पढ़ सकते हैं। बट मैं यहाँ भी जल्दी से एक समरी दे देती हूँ। ओक ने अपनी 1965 की किताब ताजमहल इज़ अ राजपूत पैलेस में ये क्लेम किया था कि एक 4वीं शताब्दी के महल को ताजमहल बना दिया गया। इस थ्योरी को कई इतिहासकारों ने बकवास बताया था, खास करके जाइल्स टिलॉटसन, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि ताजमहल को बनाने के लिए ज़रूरी स्किल्स और टेक्नोलॉजी भारत में मुगलों के आने से पहले थी ही नहीं। फिर ओक एक नए जुमले के साथ आए अपनी 1989 की किताब में, जहां ताजमहल पहले एक 12वीं शताब्दी का शिव मंदिर था। इस दावे को वो सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए सन 2000 में, पर इस दावे को कोर्ट ने बहुत जल्दी ही डिसमिस कर दिया क्योंकि इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं था। एंड व्हाट्स हिलेरियस इज, ओक की थ्योरीज को मूवी में यूज तो किया गया है, पर उनका नाम तक पूरी मूवी में मेंशन नहीं किया गया है। कैन यू इमेजिन? चोरी कर लिया ओक की बोगस थ्योरियां। मुझे बुरा लग रहा है यार ओक के लिए। हो सकता है मूवी मेकर्स भी बेइज्जत फील कर रहे हों ये एक्सेप्ट करने से कि ना केवल ये थ्योरीज एक इतिहासकार ने नहीं बल्कि लॉयर ने दी थी, बट ऑल्सो इस लॉयर ने क्रिश्चियनिटी पहले कृष्ण नीति थी ऐसी थ्योरीज भी दी थी। तो ऑब्वियसली मेकर्स ने इस महान शख्सियत का नाम गायब ही कर दिया। खैर, मूवी में जो भी ऐतिहासिक प्रमाण दिए गए हैं वो सब स्टेट के लॉयर अनवर रशीद ने दिए हैं, ये आर्ग्यू करते हुए कि ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था। और इतने सारे प्रमाणिक तथ्यों को दास सिर्फ चुटकुलों से काउंटर करते हैं। लाइक इन दिस वन सीन, रशीद एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं स्टेट्स विटनेस, एंड वो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ताजमहल का डबल डोम उसकी मुगल होने की निशानी है। तो व्हाट्सएप अंकल दास जी रिप्लाइज, चीज बर्गर तो चीज बर्गर ही रहता है, चाहे कितना भी एक्स्ट्रा चीज डाल लो। हाँ, एंड फिर उसके बाद प्री सल्तनत मंदिरों के डोम्स दिखाने लग जाते हैं एज सम ग्रेट ऐतिहासिक प्रमाण कि डोम्स बनाने की टेक्नोलॉजी तुर्कियों के आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। क्योंकि फिल्म एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म को अपना पापा मानती है, इसीलिए फिल्म को लगता है सब डोम सब जगह एक जैसे होते हैं। सुल्तानों के आने से पहले बने मंदिरों की डोमिकल सीलिंग्स हैं जिन्हें करोटका भी कहा जाता है। कुछ डोम्स कॉर्बेलिंग से भी बने हैं। कॉर्बेलिंग एक तरह की टेक्निक होती है जहां एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर यूं लगाया जाता है कि दूसरा पत्थर बाहर की तरफ हो, यानी प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये कॉर्बेलिंग आर्च शेप देने के लिए या फिर सर्कुलर डोम बनाने के लिए यूज होती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मंदिरों में बने डोमिकल सीलिंग्स और कॉर्बल डोम्स ताजमहल के बल्बस पेंडेंटिव डोम से बिल्कुल अलग हैं। तुर्कियों के आने से पहले कोई भी पेंडेंटिव डोम नहीं बना भारत में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी ना। इसीलिए सारे डोम्स और सारे चीज बर्गर्स एक जैसे नहीं होते, उन्हें कैसे बनाया जाता है उसमें फर्क होता है। ये है फिल्म का इंटेलेक्चुअल लेवल, डोम्स को चीज बर्गर से कंपेयर कर रहे हैं। सो सैड। फिर ये मीडिया चैनल्स करते रहते हैं ना, ये देखिए संभल मस्जिद पे स्वास्तिक का निशान मिला है, क्या ये मंदिर है? वहीं से आइडिया चुरा के मूवी ऐसे 1-2 मार्क्स ताज के स्टोन्स पे दिखाती है और उन्हें वैदिक चिन्ह बताकर ताज के हिंदू होने का नारा लगाती है।
भाई साहब ये मेसन मार्क्स हैं, ऐसे चिन्ह जो ताज पे काम कर रहे मजदूरों ने पत्थरों पे गड़े हों एज अ निशानी। ऐसे मेसन मार्क्स जैसे कि स्वास्तिका, लोटस यानी कमल, ट्राइडेंट यानी त्रिशूल, मछली वगैरह भारत की कई मॉन्यूमेंट्स पे मौजूद हैं। जैसे कि ये निशान सांची स्तूप पे। अब सांची स्तूप भी हिंदू मंदिर हो गया क्या? बौद्ध स्तूप है वो। आई कैन ऑलरेडी इमेजिन सम पीपल गोइंग लाइक हाँ हो सकता है स्तूप भी मंदिर हो। व्हाट्सएप अंकल दास कोर्ट में हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं दे पाते हैं, पर 10 से 15 बारी इतिहास और सच्चाई ज़रूर बोल देते हैं। फिर हाथ धोकर भारत के वामपंथी इतिहासकारों के पीछे पड़ जाते हैं कि इनकी वजह से हमें हिंदू रूलर्स जैसे कि चोलास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमने तो पढ़ा है चोलास के बारे में भाई। अगर डोडोज ने इतिहास की क्लास में ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करें? एक सीन में दास एनयू की एक हिस्टोरियन, क्लियरली इट्स अ पन ऑन जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, तो एनयू की हिस्टोरियन से ये पूछते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस मुगल्स के लिए क्यों इतना बायस्ड है और उनके जुल्मों को क्यों नहीं बताया जाता। फिर दास चिल्लाते हैं मुगलों ने हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदू कत्ल किए, लेकिन हमें एक बारी भी नहीं बताते कि ये सब कहानियां उन्होंने किस किताब में पढ़ी। क्या हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनके क्लेम्स के? कैसे बताते? व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स कोई प्रॉपर सोर्स थोड़ी ना है। और जब इंडियन मुस्लिम्स, वामपंथी इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट सबको अटैक कर लिया हो तो मुगलों को कैसे छोड़ देती मूवी? उन्हें कट्टर मुसलमान पोर्ट्रे करने के लिए खूब प्रयास किए गए हैं। दास कहते हैं कि ताज का इतिहास प्यार की अटूट कहानी नहीं है, ये मकबरा तो इज अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी एंड हिंदू जेनोसाइड, यानी अत्याचार और हिंदुओं के साथ कत्लेआम का प्रतीक है। कौन सा कत्लेआम सर? इसका एविडेंस 1631 का सीवियर फेमाइन यानी भयंकर अकाल के हवाले से दिया गया है, जिसकी चपेट में गुजरात और दक्कन आ गए थे। दास 17वीं शताब्दी की शाहजहां के अहद की फारसी सोर्स पातशाहनामा का हवाला देते हैं, ये दिखाने के लिए कि एक तरफ शाहजहां के राज्य में लोग भूख से मर रहे थे तो तानाशाह शाहजहां दूसरी तरफ ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पर मूवी ये बात दर्शकों को जानबूझ के नहीं बताती कि सेम सोर्स पातशाहनामा ये कहती है कि अकाल के दौरान शाहजहां ने कई रिलीफ मेजर्स ऑर्डर किए लोगों की मदद करने के लिए। सूरत, अहमदाबाद और बुरहानपुर में लंगर लगवाए गए जहां सबको मुफ्त 3 टाइम का खाना दिया जाता था। 5,000 रुपए हर हफ्ते बुरहानपुर के लोगों में बांटे गए। और क्योंकि इन अहमदाबाद द फैमिन हिट द हार्डेस्ट, तो वहां मुगल बादशाह के खजाने से 50,000 रुपए अकाल पीड़ित लोगों को बांटे गए। शाहजहां फैमिन के समय मजे कर रहा था, ये झूठ तो बोला ही बोला, पर यह भी साफ झूठ बोला गया है मूवी में कि ये अकाल हिंदू जेनोसाइड था। अबे क्या हिंदू ही मरते हैं अकाल में? अकाल भुखमरी मजहब देख के थोड़ी फैलाता है। कितना डम समझते हो तुम अपनी ऑडियंस को भाई, और कितना नीचे गिरोगे धार्मिक मतभेद फैलाने के लिए। जेनोसाइड का मतलब ही पता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता है वो। ये अकाल शाहजहां ने प्लान नहीं किया था। डोडोज, इट्स अ कैलामिटी, नॉट अ जेनोसाइड, अंग्रेजी फेल। पर ये सब होना तो लाजमी है। मूवी के दिल में बसता है एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म। इतिहासकार बकवास हैं, आर्कियोलॉजिस्ट स्टूपिड हैं, सोर्सेज बताने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर उन्हें तोड़ मरोड़ कर आधी अधूरी ही बताओ। यही बात मूवी के इस सीन से पता चलती है जहां एक फीमेल रिपोर्टर दास के साथी गाइड से पूछती है ब्लैक ताजमहल के मिथ के बारे में। गाइड्स पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हाँ, शाहजहां इस ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल भी बनवाने वाले थे। जब फीमेल रिपोर्टर उनसे कहती है कि ये बात को एएसआई ने खारिज कर दिया है क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तो गाइड्स कहते हैं एएसआई को क्या पता है, हमें पता है, हम यहाँ रोज काम करते हैं। वाह, ताजमहल का गाइड बनने से आती है आर्कियोलॉजी की नॉलेज। तुम लोग क्या यहाँ आर्कियोलॉजी में डिग्रीज ले रहे हो, एक्सकवेशंस पे जा रहे हो? अरे बस गाइड बन जाओ ताजमहल के, सब पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है? और क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ व्हाट्सएप अंकल दास गाइड को सब पता है, तो वो एक और स्कॉलर को कोर्ट में बुलाते हैं जिनका नाम रिहान हबीब है।
पॉसिबली ये पन है भारत के सबसे कद्दावर हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब के लिए। हबीब को एक पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता है जो फारसी सोर्स पातशाहनामा से होता है और जिसमें ये लिखा होता है कि ताजमहल के लिए लैंड शाहजहां ने कैसे खरीदा। हबीब लेकिन इस फारसी पैसेज को नहीं पढ़ पाते हैं और कहते हैं मेरी फारसी पे कमांड अच्छी नहीं है। दास खुश होकर फिर से चिल्लाते हैं वामपंथी इतिहासकार जाहिल और देश के दुश्मन हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को खत्म कर दिया है अपने इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से। भाई साहब, अगर ये सच में प्रोफेसर इरफान हबीब की रिप्रेजेंटेशन है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने फारसी की डॉक्यूमेंट्स जितनी पढ़ी हैं और ट्रांसलेट की हैं वो किसी भी मेडिवल इंडियन स्कॉलर से ज़्यादा हैं। इतनी अच्छी कमांड है उनकी फारसी पे। और यही है इस मूवी का सबसे बड़ा सोर्स। झूठ के पुलिंदे कहानियों में ही इसके प्रमाण हैं, इतिहास में नहीं। जब ताजमहल एक शिव मंदिर है इस बात के लिए एक भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं जुटा पाए तो मूवी के मेकर्स ने 3 मनगढ़ंत आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार बनाया। 2 भारतीय वीएन वत्स और योगेश भट्ट और तीसरा अमेरिकन पीटर विलियम्स। ऑफ कोर्स एक तो व्हाइट मैन बनाना ही था ना, जो कि आकर हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े सॉल्व करेगा जैसे अंग्रेज करा करते थे। हाउ डिस्गस्टिंग। खैर, ये फिक्शनल आर्कियोलॉजिस्ट विलियम्स को दिखाया जाता है एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हुए ताज के एक दरवाजे से उसकी कार्बन डेटिंग कराने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट तो फेक है ही हैं, आर्कियोलॉजी भी फेक है। विलियम्स ये लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथों से उठाते हैं बिना कोई ग्लव्स पहने। इतना फ्रस्ट्रेटिंग था ना ये देखना, बिकॉज़ आई वाज लाइक अरे भाई ग्लव्स तो पहन ले, तेरा सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा ब्रदर। इतना भयंकर इतिहास का हनन देखने के बाद भी ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि मूवी के मेकर्स को आर्कियोलॉजी के बेसिक्स पता होंगे, गलती मेरी ही है सर। और बाकी बच्चे 2 इंडियन फिक्शनल आर्कियोलॉजिस्ट को ताजमहल के नीचे तहखाने में जाते दिखाते हैं जहां उन्हें ऑब्वियसली हिंदू देवताओं की मूर्ति दिखती है। टू रिपीट, ऐसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते, ना ही ऐसी कोई स्टडीज हुई हैं। और यही था मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि यहीं पे पहली बार मूवी सच्चाई बयां करती है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का एविडेंस सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों में है, इतिहास के पन्नों में नहीं। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप जिज्ञासा समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।